Hello aspirants, welcome once again to your own channel एथरे आईएएस। तो एथरे आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय पांडे आप लोगों के लिए साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछला जो हमारा लेक्चर जो आप लोगों ने देखा था और वो इंडियन मिसाइल सिस्टम में जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं उनके बारे में था, यानी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के जो नया डेवलपमेंट इंडिया में हुआ था उसको लेकर के वो एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था। आज का हमारा लेक्चर एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड से है। हम लोग ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे किया जाता है और किसी एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, ये इस टाइप की जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे। जैसा मैंने पीछे भी आप लोगों से कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिलेंगे। तो हमारे एथरे आईएएस का जो ऐप है वो इस समय गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं जहां से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहने का मतलब है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर देम, वो सभी के लिए एक्सेसिबल है। आप बस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा हमने आपसे पहले कहा कि जो हम लोग का आज का लेक्चर है वो जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको कैसे डिसाइड किया जाता है इसके बारे में। देखिए, एक कॉमन जो ब्लड ग्रुप है जो डोनेशन के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम एबीओ बोलते हैं, यानी जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं। और कभी कभी इनके साथ पॉजिटिव निगेटिव भी हो जाता है, यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो किसी का ए निगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप और उसके साथ साथ जो आरएस फैक्टर है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक दूसरा ब्लड ग्रुप के बारे में भी कभी कभी चर्चा हो जाती है, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भेड़े ने बॉम्बे में सबसे पहले इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये बड़ा ही अजीब सा ब्लड ग्रुप है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कॉमन एबीओ ब्लड टाइपोलॉजी में नहीं आता, यानी हर व्यक्ति जो बॉम्बे जो एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है उसमें डोनर्स और रिसिपिएंट बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। और वर्ल्ड का जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जिसको गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में करीब 50 ही लोग हैं जिनके ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो ये क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप भी समय समय पर चर्चा में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इतने टाइप के ब्लड ग्रुप पहचान लेंगे तो इससे ज़्यादा टाइप के ब्लड ग्रुप नहीं होते, बहुत तरीके से होते हैं। लेकिन हमारे जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो जो क्लासिफिकेशन है ये मोर देन इनफ होगा, यानी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी इनको वो फुलफिल कर देगा। तो जैसा आप सभी लोग क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप ए बी ओ को टाइप किया था, यानी उन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप के भी टाइप होता है। होता क्या था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ए बी ओ टाइप की खोज की उससे पहले क्या हो रहा था, देखो फिजियोलॉजिकली ब्लड देखने में सबकी रेड का रेड कलर का होता है, ऐसा तो है नहीं किसी का लाल है किसी का हरा नीला पीला कि हम ब्लड देख करके ही पहचान लें कि कौन किस टाइप का है। ओवरऑल अगर ऊपर से देखोगे तो सभी का ब्लड ग्रुप रेड ही दिखाई देता है, यानी सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि सबका ब्लड एक जैसा है। और पहले लोग समझते भी यही थे कि ब्लड ग्रुप एक जैसा है। अच्छा, बहुत पहले ही लोगों की समझ में आ गया था कि ब्लड लॉस से डेथ हो जाती है, तो बहुत समय से इसके ऊपर प्रयास चल रहे थे कि अगर कोई घायल हुआ है और ब्लड की कमी है तो किसी दूसरे की बॉडी से जो हेल्दी हो उससे ब्लड ले करके ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, यानी चढ़ा दिया जाए और जान बचा ली जाए। कई बार जान बच भी जाती थी, कई बार जान चली भी जाती थी। तो ये एक बड़ी भारी रिडिल थी। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ब्लड देखने में एक जैसा होता है वो किस तरीके से अलग अलग है, क्यों कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पर सफल हो जाता है और क्यों वो असफल हो जाता है। तो 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर, जिनकी ये फोटो लगी हुई है, इन्होंने ब्लड टाइपोलॉजी को डिसाइड किया और उन्होंने बताया कि वास्तव में ब्लड जो आरबीसी होता है उसके ऊपर एक एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन एक
जो आप कह सकते हो एक तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, अभी हम लोग उसके आगे बात करेंगे, वो होती हैं और ब्लड के टाइप को डिसाइड कर देती हैं। और उन्होंने ही इसकी खोज की थी, बाद में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बाद में लैंड स्टीनर, उनके सहयोगी साथी साथी थे वीनर, उन्होंने 1940 के आसपास जाकर के ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से एबीओ टाइपोलॉजी होती है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, ब्लड का टाइप होता है जिसको आरएस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और आरएस फैक्टर जो है वही ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? बस यही तो लेक्चर है, यही तो जानना समझना है। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एपीओ जो ब्लड टाइप है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ये देखा कि होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर हम एबीओ ब्लड टाइप को और आरएस ब्लड टाइप को मिला दें, दोनों को मिला दें, तो टोटल 8 टाइप के ब्लड हो सकते हैं। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है, किसी का ए नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ब्लड डोनेट करते समय, जो जो ट्रांसफ्यूज़न करते समय डोनर और रिसिपिएंट के जो ब्लड टाइप्स होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 8 तरीके के होते हैं। और ये ए बी और आर एस फैक्टर के सरफेस पर होने और ना होने की वजह से होता है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझा जाए और तब फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। होता क्या है कि ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। आरबीसी आप लोग जानते ही हैं, बाई कॉनकेव होती है, यानी दोनों इसके जो तल होते हैं अंदर की ओर धंसे होते हैं, बाई कॉनकेव इन नेचर होती है। देखने में अगर हम आरबीसी को ऊपर से देखें, यानी आरबीसी को माइक्रोस्कोप पर रख करके ऊपर से ऐसे देखें, तो हमको जो आरबीसी है वो कुछ इस सर्कुलर डिस्क की तरीके से दिखाई देगी। आरबीसी को ऊपर से देखोगे तो ऐसे सर्कुलर डिस्क जैसी दिखाई देगी। लेकिन जब आरबीसी को साइड व्यू से, यानी जो आरबीसी ऊपर से देखी तो सर्कुलर है, लेकिन जब हमने उसको साइड से देखा तो हमको ये दोनों तल अंदर की ओर धंसे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीसी बाई कॉनकेव है। जो आरबीसी होती है, इसी के बाहरी सतह के ऊपर एक, कब कह सकते हो, एंटीजन्स पाए जाते हैं। एंटीजन्स होते हैं, ये किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं। यहाँ हम इसको ट्रायंगुलर दिखा दे रहे हैं, जो आप लोगों को साफ साफ दिख भी रहा होगा। तो आरबीसी के ऊपरी सतह के ऊपर, साफ नहीं है, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ सरफेस पर कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को एंटीजन कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। ये जो इस तरीके के एंटीजन होते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं? एंटीजन होते हैं, एक एंटीजन ए होता है, दूसरे टाइप का एंटीजन बी होता है, यानी 2 तरीके के एंटीजन होते हैं। ये जो एंटीजन होते हैं केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी इनका केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन एंड पर जाकर के थोड़ी से बदलाव होने की वजह से एंड में जाकर के ये बदल जाते हैं, स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। और ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी अलग होता है। जब केमिकल स्ट्रक्चर अलग है तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न अलग होगा। यहाँ हमने समझाने के हिसाब से इसको ट्रायंगुलर शेप दे दिया है। तो मान लो कि एंटीजन ए जो है वो ट्रायंगल के शेप का है और एंटीजन बी जो है वो सर्कुलर डिस्क जैसा है, कुछ ये इस तरीके के हैं। तो जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा, ए होगा, उसको हम ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। और जिस आरबीसी के ऊपर ये वाला एंटीजन होगा, जिसको हम बी कह रहे हैं, तो उसको हम ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। तो होता क्या है, आरबीसी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, आरबीसी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, इनको एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। और अगर देखा जाए तो ये वास्तव में एक तरीके के ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो आरबीसी एक तरीके के एंटीजन होते हैं, ये एक तरीके की प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड वर्ग ही होती हैं।
और ये केमिकली एक दूसरे से और स्ट्रक्चरली एक दूसरे से, ज्योमेट्रिकली एक दूसरे से, यानी संरचनात्मक रूप से, रासायनिक रूप से और ज्यामितीय रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमने बस अपनी समझ के लिए इसको दो शेप दे दिए। एक को हमने कह दिया कि भाई वो ट्रायंगुलर है, उसको हमने ए मान लिया, और जो गोल वाले है उसको हमने बी मान लिया। तो कुल मिला करके होता क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन होता है। आओ जरा अगली स्लाइड देखी जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये एंटीजन ए है, मान लो ये एंटीजन ए है, तो जिस आरबीसी के ऊपर ये ए वाला एंटीजन चिपका होगा उसका ब्लड ग्रुप यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। और जिस आरबीसी पर ये एंटीजन जो टाइप बी है, तो इसको हम ब्लड टाइप क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं। कमाल की बात यह है कि कभी कभी किसी आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। देखो ये ए वाला भी यहाँ पर है और जो बी वाला है ये भी यहाँ पर है, और क्योंकि दोनों एंटीजन यहाँ पर होते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं ए बी ब्लड टाइप। और चौथे किस्म की भी आरबीसी होती है जिसके ऊपर ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, और तब फिर इस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, या कभी कभी जीरो भी लोग पढ़ देते हैं। जीरो क्यों? क्योंकि जीरो टाइप ऑफ एंटीजन, ऐसा नहीं है कि बी पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन शुरुआती तौर पर जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो माना गया था कि होता यह है कि आरबीसी के ऊपर दो ही तरीके के एंटीजन होते हैं। जैसे एंटीजन आरबीसी पर पाए जाएंगे वैसे ही आरबीसी को नॉमेनक्लेट किया जाएगा, यानी अगर एंटीजन ए मौजूद है तो उसको हम ए बोलेंगे ब्लड ग्रुप, और अगर बी एंटीजन मौजूद है तो बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो ए बी, और अगर दोनों मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप जीरो या ब्लड ग्रुप ओ है। अब क्या होता है, एंटीजन जो है ये डिसाइड करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसीलिए इसको अलग कर दिया है, एंटीजन्स दैट वी इनहेरिट डिसाइड आवर ब्लड ग्रुप, इसको याद रखना। अब ये क्वेश्चन नहीं आया है, पता नहीं कैसे ये नजरों से ओझल रहा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, पहला विकल्प है एंटीजन के द्वारा जो आरबीसी पर उपस्थित है, दूसरा है एंटीबॉडी के द्वारा जो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं, तीसरा है दोनों ही एंटीजन ए और जो एंटीजन है और एंटीबॉडी हैं, और चौथा है ना तो एंटीजन ना तो एंटीबॉडी। तो ये याद रखना कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करते समय आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने पहले ही कहा था कि भाई यहाँ ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग बात कर रहे हैं वो एबीओ और आरएच तक ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि और तरीके के एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होते। सिविल सर्विसेज में हमारा डोमेन छोटा है, हमारा काम इतने से चल जाएगा। हमें डफी ब्लड ग्रुप पढ़ने की, पीपी ब्लड ग्रुप पढ़ने की, एमएनएस ब्लड ग्रुप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ढेरों जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो ढेरों और जानते होंगे, हमको और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारा और आपका काम इसी से चल जाएगा। अच्छा यहाँ तो ये तो सही हो गया कि भाई आरबीसी की सतह के ऊपर, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आरबीसी होती है उसकी सतह के ऊपर जो है क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और ये आरबीसी होते कहाँ हैं, कहने का मतलब है कि आरबीसी कहाँ पाए जाते हैं। तो हमको और आपको मालूम है कि भाई जो आरबीसी होते हैं वो ब्लड में प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये आरबीसी है। आरबीसी के चारों ओर होता क्या है कि आरबीसी के चारों ओर प्लाज्मा होता है। आरबीसी के चारों ओर इस तरीके से प्लाज्मा होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा कि आरबीसी प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती है। और इस प्लाज्मा में एक और चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है एंटी बॉडी। एंटीजन कौन डिसाइड करता है, आपके जीन्स। एंटीबॉडी भी इसी तरीके से प्री डिसाइडेड होते हैं। कभी एंटीबॉडी का अलग से लेक्चर ले लूंगा तो हम लोग देख लेंगे कि भाई जब वैक्सीन दी जाती है तब भी एंटीबॉडी बन जाती है कैसे, जब कोई बीमार होता है तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाती है। और कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती है जो बाय बर्थ मिलती हैं, कुछ एंटीबॉडीज माँ हमको ट्रांसफ़र करती है। शुरुआती तौर पर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, 2 से 3 दिन का जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत हैवी डोज एंटीबॉडीज़ की होती है। तो इस तरीके से एंटीबॉडी के कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जो
हमारे लिए अवेलेबल है, और कुछ मैन मेड इंटरफेरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से भी हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे वैक्सीनेशन है। या कह सकते हो एक दूसरी चीज़ भी हम लोग ले सकते हैं कि एंटीबॉडी वैक्सीनेशन से तो क्रिएट होते ही, उसी के साथ साथ जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं जब हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। बहरहाल यहाँ लौटते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि आरबीसी की आउटर सरफेस पर एक सरफेस प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम एंटीजन है। एंटीजन को हमेशा कन्वेंशनली ब्लॉक कैपिटल में लिखते हैं, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी। और नेचुरली इन एंटीजन को का प्रतिरोध करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में उन एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल से लिखे जाते हैं, या अगर ब्लॉक कैपिटल को यूज करना है तो आप इसको एंटी ए लिख सकते हैं और बी को आप एंटी बी लिखते हैं। हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आसान हो जाता है। एंटीजन को ब्लॉक कैपिटल ए और दूसरे एंटीजन को ब्लॉक कैपिटल बी से लिखा, और एंटीबॉडीज जो होती हैं उनको हम स्मॉल केस में लिखते हैं ए और बी, ये भी दो होती हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के संपर्क में आ जाए तो ये क्लम्प कर जाते हैं और आरबीसी खत्म हो जाती है। और इसी तरीके से अगर बी एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी आ जाए तो इनकी भी क्लम्पिंग हो जाती है और इस तरीके से ये खत्म हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा से मतलब हुआ कि अगर किसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी होगा, और अगर किसी की आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए मौजूद होगा। यह आपके शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे ऐसा ना हो कि दूसरे ब्लड ग्रुप जो है किसी एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया गया और कोई दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ जाए, इससे बचाने के लिए। तो सीधा सा नियम होता है भाई, हमने क्या कहा कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं जो दो तरीके के होते हैं, ए और बी। और इन ए और बी एंटीजन के होने और ना होने से ब्लड कितने तरीके के हुए? 4 तरीके के। जब आरबीसी पर केवल ए एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जब केवल बी एंटीजन होगा तो क्या होगा? बी होगा। जब किसी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, मान लो कि ए और बी दोनों पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और जब ना तो ए हो और ना ही बी हो, तब फिर उसको हम क्या कहेंगे? ओ कह देंगे। एंटीजन का विरोध करने के लिए नेचुरली आपके ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं और उनको स्मॉल केस में हम लिखते हैं। लेकिन नियम याद रखना, अगर किसी के बॉडी में एंटीजन ए है तो उसमें नेचुरली एंटीबॉडी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो डेथ हो जाएगी। और अगर किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी है तो उस पर एंटीबॉडी बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो नियम साफ साफ है, क्योंकि आरबीसी पर एंटीजन ए है इसलिए उसके ऊपर एंटीजन ए नहीं पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। देखो आसान हो गया, क्योंकि किसी की आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए नहीं पाया जाएगा, तो क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। और किसी की आरबीसी पर एंटीजन बी है तो उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, तो क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। अच्छा, इसी पैरेलल पर जरा हम लोग आगे बढ़ लें। देखो ये हमने लिख दिया भाई एंटीजन, और ये हमने लिख दिया एंटीबॉडी। लाइन खींच लेते हैं अपनी समझ के लिए। अगर किसी के ब्लड के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा, तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। खत्म पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ भाई। अगर एंटीजन बी पाया जाता है तो बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। अच्छा, अब मान लो
कि कोई ऐसा है, हम लोगों ने तो पढ़ा ही है कि कोई ऐसा भी है जिसके आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाए, तब क्या होगा? क्योंकि ए एंटीजन था तो ए एंटीबॉडी उपस्थित नहीं हो सकता था। तो यहाँ ए एंटीजन है तो क्या यहाँ ए एंटीबॉडी होगा? नहीं होगा। क्योंकि बी एंटीजन था इसलिए बी एंटीबॉडी नहीं हो सकता, और यहाँ बी एंटीजन है तो क्या इसमें बी एंटीबॉडी पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अब चौथा केस लिख लिया जाए, जगह कम है लेकिन चलो काम चल जाएगा हमारा। ब्लड ग्रुप ओ है। अभी हम लोगों ने कहा था कि अगर आरबीसी पर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और ना तो ए है ना तो बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। क्योंकि ओ पर ए एंटीजन नहीं है तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्योंकि ओ पर बी एंटीजन भी नहीं है इसलिए इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। एक चीज और जोड़ दो। क्या जोड़ दिया जाए? कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि ए एंटीजन पाया जाता है इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और क्योंकि दोनों ही नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? जीरो। इस पर एंटी, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते। तो हमको लगता है कि जो पहला पार्ट लेक्चर का है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखा कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप टाइपोलॉजी को डिसाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी मैंने कि क्योंकि देखो चैनल को जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो कमेंट में जो भी आप लोग लिखते हैं और आपके अच्छे कमेंट्स, जो बहुत ही बेहतरीन कमेंट आप लोगों ने लिखे चैनल पर मेरे लिए, उसके लिए पहले बहुत बहुत थैंक यू। उसमें आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। और मैं पूरी साइंस और पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री का टॉपिक हो, जूलॉजी बॉटनी का टॉपिक हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक हो, या टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो। डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, एआई है, टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी कहोगे और जो भी टॉपिक, एक टॉपिक लेकर के उस पर डालिएगा। तो अगर वो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की डिमांड हुई, या क्योंकि कुछ बच्चे फ़ोन से भी कांटेक्ट करते हैं मैनेजमेंट को, तो जैसी आप लोग डिमांड होगी वैसा मैं लेक्चर इसमें दे दूंगा। अच्छा, आओ यहाँ पर देखा जाए। ये देखो, ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल कौन से होंगे? ए पर केवल ए होगा, बी पर केवल बी होगा, ए बी पर ए और बी दोनों होंगे, और जो ग्रुप ओ है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होंगी? ए है तो इसके ऊपर ए नहीं हो सकती, बी हो सकती है, और बी है तो बी नहीं हो सकता, ए हो सकता है। क्योंकि एंटीजन ए है इसलिए एंटीबॉडी ए नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन बी है इसलिए एंटीबॉडी बी भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन ए नहीं है इसलिए एंटीबॉडी ए होगा, क्योंकि एंटीजन बी भी नहीं है इसलिए एंटीबॉडी बी होगा। कहने का मतलब है ओ ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप के संदर्भ में दोनों एंटीबॉडीज हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप के संदर्भ में एंटीबॉडीज नहीं है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। वैसे आप लोग तो क्योंकि सिविल सर्विसेज के पढ़ने लिखने वाले हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर कभी कभी बच्चे क्लासरूम में एक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सर तब ए बी वाला अगर बीमार हुआ उसमें एंटीबॉडी नहीं है तो बहुत जल्द ज़्यादा बीमार पड़ेगा। भाई देखो बच्चों, ये समझना, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी नहीं देते हैं, दूसरे एंटीबॉडीज होते हैं उनके लिए।
जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस देते हैं, जो फाइटिंग कैपेबिलिटी देते हैं अगेंस्ट डिजीज, वो एंटीबॉडी दूसरे होते हैं। और ये एंटीबॉडी दूसरे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी वाले में एंटीबॉडी हमेशा बीमारी रहेगा और वो वाले में क्योंकि दोनों तो बहुत ही ताकतवर हो गए तो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एंटीबॉडी केवल और केवल ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते समय के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? और ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि डोनर और रिसिपिएंट कौन होगा। जैसे हमने कहा लिखा एंटीजेंस दैट वी इनहेरिट डिसाइड आवर ब्लड ग्रुप, वैसे ही एक लाइन ये भी लगी है, एंटीबॉडीज डिसाइड हु कैन डोनेट ब्लड टू हुम। एंटीबॉडी हम लोग इतनी देर से इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन में समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। इसकी पूरी एक चार्ट होती है, इसकी पूरी एक चार्ट होती है। ये देखो, ये एक चार्ट है, एंटीजन है, ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी है, प्रोबेबल डोनर्स कौन से होंगे। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, चार्ट पर नहीं, अलग से इसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आओ अब यही देखना है कि भाई एंटीजन और ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी और प्रोबेबल डोनर हम लोग समझने हैं। तो जरा उसके लिए हम बोर्ड पर चले जाएं, पहले खोल लें बोर्ड को और उसके बाद फिर उस पर लिखा पढ़ा जाए। अच्छा, ये लेक्चर 2 लेक्चर की सीरीज है। ये पहले लेक्चर में हम एबीओ ब्लड टाइप, आरएच फैक्टर वगैरह समझेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, गोल्डन जो है ब्लड ग्रुप, ये भी समझेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक लेक्चर होगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चे में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, बच्चों में कौन कौन से नहीं हो सकते, माँ ए नेगेटिव है, फादर बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है, बच्चे क्या हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको याद हो तो। ये जो डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें भी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सीक्वल, इस लेक्चर का एक सीक्वल और होगा, उसमें हम लोग ये तो देखो, इसमें तो हम लोगों ने जो लेक्चर लिया है, इसमें जो हम लोग लेक्चर चल रहा है वो क्या है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इसमें जो लेक्चर चल रहा है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप एबीओ क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ आरएच फैक्टर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। इसमें हम ये डिसाइड नहीं करने वाले हैं, ना भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मदर फादर यानी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप मालूम हो जाए, जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, ये गोद वाला नहीं, अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स का हमको ब्लड ग्रुप मालूम हो जाए तो हम बच्चों में कौन कौन से प्रोबेबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही रिजिड पैरामीटर में डिस्कशन हो रहा है भाई। जैसे हम बताएंगे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ये है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। रियल लाइफ में इसके एक्सेप्शन देखते हैं, अभी से बता देता हूँ। तो कुछ काइमेरिक लोग होते हैं, उनमें ऐसा उनके बच्चों में डिफरेंस आ जाता है। तो डोंट रश टू एनी कंक्लूजन, क्योंकि होता क्या है, उस चार्ट को पढ़ने के बाद हर कोई अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगता है और फिर देख करके बताने लगता है, अरे इनके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है, ये तो इनके हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है जिसके बारे में आप ये कमेंट कर रहे हैं कि इनके मदर फादर का ब्लड ग्रुप ये है और सर ने तो पढ़ाया था, इसकी वजह से यही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, और क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप अलग है, इसका ये मतलब है कि ये अपने मम्मी पापा की रियल नहीं है, अडॉप्टेड है, या जो भी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ काइमेरिज्म होता है, उसमें बदल जाते हैं। पेरेंट का ब्लड ग्रुप कुछ और होता है और जो सजेस्टेड ब्लड ग्रुप होता है उससे अलग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। हम लोग ये जानते हैं कि 2 तरीके के एंटीजन होते हैं, और जैसा अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड पर देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एंटीजन दैट वी इनहेरिट डिसाइड आवर ब्लड ग्रुप, और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि एंटीबॉडीज डिसाइड्स हु कैन डोनेट ब्लड टू हु। यही तो देखना था, यही देखा जाए। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, सही है। अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन भी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑफ कोर्स बी होगा। बगैर चार्ट देखे बोलना, सब लोग सही बोलोगे, गलत होने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि किसी में ब्लड ग्रुप
जो है वो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम कहें कि उसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑफ कोर्स ए बी होगा। ये देखो, ये ब्लड ग्रुप लिखा है रेड कलर से, क्योंकि एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती तो बी हो जाएगी, और बी में ए हो जाएगी, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगी। अब कोई एक बीमार पड़ा है और डॉक्टर ने कहा है इनको ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत है, रक्तदान की जरूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, एक डोनर बुला के लाओ। अच्छा, डोनर आया, उसने एक बोतल खून दिया और खून देने के बाद चला गया। ट्रांसफ्यूज किसके शरीर में होगा? जो रिसिपिएंट है, जो ग्राही है। जब ब्लड इसके शरीर में चढ़ा तो या तो इसकी बॉडी इसको रिसीव करेगी और कह सकते हो या इसको रेजिस्ट करेगी। अगर कॉम्पेटिबल ब्लड ग्रुप है, यानी सही व्यक्ति में सही ब्लड ग्रुप चढ़ गया तो जिंदा रहेगा, और अगर गलत चढ़ गया तो डेथ हो जाएगी। तो डेथ किसकी होगी? डोनर की कि रिसिपिएंट की? रिसिपिएंट की। डोनर पर खतरा नहीं होता। अच्छा, ये बताओ कि अगर मान लो कि तुमको जुकाम हुआ है, तो जुकाम से लड़ने वाले एंटीबॉडीज किस में बनेंगे? तुम्हारे में बनेंगे या जो थर्ड पर्सन है कोई दूसरा एबीसीडी उसमें बनेंगे? जुकाम के खिलाफ एंटीबॉडी किसके शरीर में आएंगे? जिस पर जुकाम ने अटैक किया है। तो ये बताओ, डोनर ने डोनेट करके चला गया और अब जिस रिसिपिएंट है इसके अंदर जा रहा है, तो इस रिसिपिएंट के बॉडी के एंटीबॉडी या तो इस ब्लड को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यानी हमको ध्यान क्या देना होगा बच्चों? हमको ध्यान देना होगा कि जो रिसिपिएंट होते हैं उनका एंटीबॉडी डोनर के एंटीजन से मैच कर रहा है कि नहीं। आओ इसको देखा जाए, इसको समझा जाए। बहुत आसान चीज है। कभी कभी जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको लगता है अरे तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। ये देखो, ये है भाई, पेन दगा दे रही है तो प्लीज बियर विद मी। ये क्या है? ये भाई है ब्लड ग्रुप। ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। ये है ब्लड ग्रुप ए। ये ब्लड ग्रुप एआई होना भी बड़ी खराब बात है। जब बोर्ड एआई होता है ना, तो कभी कभी क्या करता है कि ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस को ओवर पावर करते हुए अपना कलाकारी शुरू कर देता है। यही कर रहा है। हम लिख कुछ रहे हैं, ये कुछ और समझ करके उसको करेक्ट कर रहा है। ओवरराइड में कर नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल फिर से आओ, एक बार कोशिश की जाती है, कोई सी बात नहीं है। ये ये है, ये ब्लड ग्रुप है। ये एंटीजन है, एंटीबॉडी है, और डोनर्स है।
जब किसी में ब्लड एंटीजन ए होगा तो उसका ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप ए ही होगा, जानते ही हो, कुछ कहना नहीं है। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। इसको लिस्ट को भर लिया जाए पहले, तब बात किया जाए। एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और एंटीबॉडीज में क्या पाए जाएंगे? ए पाए जाएंगे। और मान लो कि ए और बी दोनों एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑफ कोर्स ए बी होगा। और क्योंकि एंटीजन ए है इसलिए एंटीबॉडी ए नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन बी भी है इसलिए एंटीबॉडी बी भी नहीं होगा, यानी ए बी ब्लड ग्रुप में है, ए बी एंटीबॉडीज नहीं है। अब इस ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ओ, क्योंकि ना तो इसमें ए एंटीजन होता है और ना तो इसमें बी एंटीजन होता है, यानी ये दोनों यहाँ नहीं होते। तो जब ये दोनों नहीं होते तो इसको मिटा दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होते, यहाँ एंटीबॉडी नहीं होते। क्योंकि एंटीजन ए नहीं है तो ए नहीं बोल सकते, क्योंकि एंटीजन बी नहीं इसलिए बी नहीं बोलते। जीरो एंटीजन है इसलिए इसको ब्लड ग्रुप जीरो या ब्लड ग्रुप ओ कह दिया गया। ए एंटीजन था तो जो है ए नहीं हो सकता था इसलिए बी था। बी एंटीजन था, बी एंटीबॉडी नहीं हो सकता था इसलिए ए एंटीबॉडी था। ए एंटीजन नहीं है इसलिए ए एंटीबॉडी होगा, और बी एंटीजन नहीं है इसलिए बी एंटीबॉडी भी होगा, यानी इसमें दोनों होंगे। अब और दोनों रिसिपिएंट, मान लो एक व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको इमीडिएट डोनेशन की जरूरत है। तो ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, इसको इमीडिएट ब्लड की जरूरत है। तो अब देखो, क्योंकि इसके बॉडी में बी एंटीबॉडी है तो जहां जहां पर बी एंटीजन होंगे वो वाले इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बी एंटीजन वाला डाल दोगे तो बी एंटीबॉडी क्लम्पिंग कर देगा, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले को बी एंटीजन यानी बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं दे सकता, और बी एंटीजन ए बी में भी है यानी ए भी नहीं दे सकता, ए वाला ही दे सकता है। और क्योंकि ओ के अंदर जो है बी एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है, जो है नहीं है, तो ये भी ये दे सकता है, यानी इसका डोनर कौन होगा? ए और ओ होगा। बी पर आ जाओ भाई, इसमें ए एंटीबॉडी है इसलिए ये ए एंटीजन का इसका और इसका विरोध करेगा, यानी इसको कौन डोनेट करेगा? बी और ओ करेगा। और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी का विरोध नहीं कर सकता, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए चाहे इसको ब्लड ग्रुप ए दे दे, चाहे बी दे दे, चाहे ए बी दे दे और चाहे ओ दे दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ए एंटीबॉडी है इसलिए ए वाला नहीं दे सकता, बी एंटीबॉडी इसलिए बी वाला नहीं दे सकता, इसलिए इसको कौन देगा? केवल ओ देगा। ओ सभी चारों को दे रहा है, इसको भी 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 दे रहा है, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और ए भी सभी चारों से ले रहा है इसलिए ए भी क्या होगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। ये अगर समझ में आ गया है तो जरा हम वापस लौटे अपने प्लेट पर। देखो, देखो ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए है और इसमें एंटीबॉडी बी है। अब बी एंटीबॉडी है तो कोई भी बी एंटीजन वाला इसको ब्लड नहीं डोनेट कर सकता। तो बी एंटीजन खोजो, कहाँ कहाँ है? बी और ए बी में, दोनों में देखो बी एंटीजन है, इसमें और इसमें, इसलिए बी और ए बी नहीं देंगे तो कौन देगा? ए तो देगा ही देगा सेल्फ। और ओ में देखो ये बी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है क्या? नहीं है, इसमें तो दोनों नहीं है। बी पर आ जाओ, बी में एंटीबॉडी ए है तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और ए बी ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन ए है, इसलिए ये दोनों नहीं जाएंगे, तो बी को बी देगा। और क्योंकि ओ के अंदर देखो एंटीबॉडी ए के लिए एंटीजन ए नहीं है इसलिए ए चला जाएगा।
ए बी पर आ जाओ। ए बी के कोई एंटीबॉडी नहीं, इसलिए ए बी के अंदर चाहे जो ब्लड डालो विरोध नहीं करेगा। तो ए बी, ए बी और ओ चारों से ले लेंगे, क्योंकि चारों से ले रहा है इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। और क्योंकि ये देख रहे हो ओ वाला जो है इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, तो ना तो ए एंटीजन वाला यानी ए और ए बी नहीं दे पाएंगे, और ना तो बी एंटीजन वाले यानी बी और ए बी दे पाएंगे। तो इसको कौन देगा? ओ। ओ सभी चारों को दे रहा है, इसलिए ओ क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जो ब्लड ग्रुप को लेकर के जो पहला पार्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने अभी तक क्या डिसाइड किया? हम लोगों ने डिसाइड किया कि एवीओ ब्लड टाइपोलॉजी क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, किस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है जेनेटिकली, और किस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब बताओ, जितनी चीज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं कि जो ना समझ में आई हो? अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप बताएं, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? ये जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ी क्या है? ट्रांसफ्यूजन कॉम्पेटेबिलिटी है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। और इससे क्या फायदा होता है? ब्लड टाइपिंग रीजेंट्स होते हैं, यानी कैसे लेबोरेटरी में जाते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, तो ये पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप होता क्या है कि अब आर्टिफिशियली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। तो ब्लड ग्रुप जैसे मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर उस पर मोनोक्लोनल एंटी ए एंटीबॉडी डाल दिया गया तो क्लम्पिंग हो जाएगी। जैसे ही क्लम्पिंग हो जाती है पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। यानी अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटी ए डाला और क्लम्पिंग हो गई तो ए ब्लड ग्रुप, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटी बी डाल दिया, क्लम्पिंग हो गई, तो आप कह सकते हो कि बी हो गया। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटी ए बी डाल दिया और क्लम्पिंग हो गई, यानी ब्लड है वो थक के जैसे जम जाता है, तो ए बी हो जाएगा। और डाला और कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, ऑफ कोर्स वो हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो एबीओ ब्लड टाइपोलॉजी पढ़ी उसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि एबीओ टाइपोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। अगले पार्ट में हम लोग अब देखने वाले हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है और आरएच फैक्टर किस तरीके से ब्लड टाइपोलॉजी को और बांट देता है। यानी ब्लड जानते हो कुछ लोगों का ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। ये देखो, ये जो आर एफ फैक्टर होता है ये हमको बता देता है कि किस तरीके से टाइपोलॉजी में वो पॉजिटिव और निगेटिव चीजें आ जाती हैं। अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आइए आर एच फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर क्या होता है इसी को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि एबीओ टाइप के बाद हम लोग आर एच फैक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर एच फैक्टर ब्लड ग्रुप को एक साइन दे देते हैं। यानी कुछ प्रकार के ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुप, हमने एकदम शुरुआत में ही ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि टोटल जो मेजर ब्लड ग्रुप है ब्लड डोनेशन के संदर्भ में वो 8 तरीके के होते हैं। तो वो आर एस फैक्टर को समझने की जरूरत। हम लोगों ने पहले जो पहली प्लेट थी उसी पर हमने ये बात किया था कि 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ये बताया था कि एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से जो ब्लड होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। उनकी इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दी गई, और ये इतनी रेडिकल खोज थी कि इसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस आसान होने लगे, यानी जो ज्यादातर लोग बच जाते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी। बड़ा अमेजिंग था कि साफ साफ ब्लड ग्रुप खोज लेने के बाद भी कुछ केसेस में डेथ हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? तो कार्ल लैंड स्टीनर के एक वैज्ञानिक और साथी थे, उनका नाम था वीनर। वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने रीसस मंकीज, जो रीसस बंदर होते हैं,
उनके आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन की खोज की। और जब उन्होंने इस तरीके से खोज की तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे ए और बी एंटीजन होते हैं उसी तरीके से आरएच एंटीजन भी होते हैं। जैसे ए और बी एंटीजन होते हैं वैसे आरएच एंटीजन भी होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट हैं। ए और बी जो एंटीजन होते हैं उनके जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर होते हैं और आरएच एंटीजन के जो जीन होते हैं क्रोमोसोम 1 पर होते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होती है, नहीं ये एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से ए एंटीजन के साथ साथ आरएच एंटीजन भी मिल जाए तो हम कहते हैं ही इज ए पॉजिटिव। और ए एंटीजन मिले लेकिन आरएच ना मिले तो हम कहते हैं ए निगेटिव। यानी ब्लड टाइपोलॉजी पर अगर ए पॉजिटिव कहीं बोला जा रहा है तो आप अपने आप समझ लें कि भाई ब्लड ग्रुप से एंटीजन तो जान ही रहे हो। ए बी ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन होगा? ए और बी दोनों होगा। बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? बी होगा। तो बस अब पॉजिटिव निगेटिव से क्या समझना रह गया कि अगर हम कहें कि ए पॉजिटिव है तो आप पक्का जान जाएंगे कि उस पर ए एंटीजन तो है ही और आरएच एंटीजन भी है। और अगर हम ए निगेटिव कह रहे हैं तो इट मीन्स कि ए जो है एंटीजन तो होगा लेकिन आरएच एंटीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब आरएच एंटीजन नहीं होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? फिर हम इसको कहेंगे भाई ये ए निगेटिव है। यही तो हो जाएगा, मतलब यही समस्या आने। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखो ए है प्लस आरएच है, ए पॉजिटिव है। ए है आरएच नहीं है, ए निगेटिव है। बी है आरएच है तो बी पॉजिटिव है। बी है आरएच नहीं है, बी निगेटिव है। ए और बी दोनों हैं और आरएच भी है, ए बी पॉजिटिव है। ए और बी है लेकिन आरएच नहीं है, ए बी निगेटिव है। ओ मतलब ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है लेकिन आरएच एंटीजन है तो हम कहेंगे कि ये ओ पॉजिटिव है। ना ए है ना बी है और ना ही आरएच है, तीनों ही नहीं, हम कहेंगे ओ निगेटिव है। कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो देखो ये इस तरीके से। अब एक चीज बड़ी ही रिमार्केबल है, उसको समझो सारी कहानी खत्म हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर एंटीजन मालूम हो तो वी कैन गेस कि एंटीबॉडी क्या होगा। एंटीजन ए है तो क्या इस पर एंटीबॉडी ए होगा? नहीं होगा। और कौन सा एंटीबॉडी होगा? ऑफ कोर्स बी होगा। और बी एंटीजन होगा तो इस पर एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा। आरएच को लेकर के दो स्थितियां हैं, या तो कोई आरएच पॉजिटिव है और या तो कोई आरएच निगेटिव है। आरएच पॉजिटिव होना मतलब देयर इज ए एंटीजन known as RH present on surface of RBC। देखो इसको भी देखो, ये RBC है। मान लो हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने कहा था कि भाई इसके ऊपर ये ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों, मान लो ये ब्लड ग्रुप ए बी है और इसके साथ साथ इसके ऊपर एक और एंटीजन आ गया, ये RH है। तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? क्योंकि ए बी है इसलिए ए, बी है इसलिए बी, और क्योंकि RH है इसलिए एंटीजन ए बी पॉजिटिव कहलाएगा। और जो ए बी निगेटिव होगा उसमें क्या होगा? ए और बी तो होगा लेकिन RH नहीं पाएगा।
ए और बी एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, आर एच निगेटिव क्या है, ये एब्सेंस ऑफ एंटीजन आर एच है। ये अपने आप में कोई एंटीजन नहीं है जैसे ए और बी है, समझ रहे हो? मतलब जैसे ए और बी एंटीजन है वैसे आर एच एंटीजन तो है, लेकिन आर एच निगेटिव होना ये एंटीजन थोड़ी है, ये तो एब्सेंस ऑफ एंटीजन हो गया, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, आर एच को लेकर के दो स्थितियां हुई, एक आर एच पॉजिटिव और दूसरा आर एच निगेटिव। ये दोनों क्या है, एंटीजन है। तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी भी होने चाहिए, इनके खिलाफ एंटीबॉडी भी होने चाहिए, सही है, होने चाहिए। लेकिन चाहे कोई आदमी आर एच पॉजिटिव पैदा हो या आर एच निगेटिव पैदा हो, बाई बर्थ दोनों के बॉडी में आर एच एंटीबॉडी इज एब्सेंट। बाई बर्थ दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में, जैसे ए बी वाला था कि ए था तो ए एंटीजन नहीं होगा तो बी ही होगा, बी था तो बी नहीं होगा तो ए ही होगा, ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए और बी एंटीबॉडी नहीं ही होंगे, मतलब वहां सीधे सीधे था। यहाँ कहानी दूसरी है, अगर कोई आर एच पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, आर एच निगेटिव है, यही तो होता है। तो अगर ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होना चाहिए था, लेकिन जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी तो हो नहीं सकता, यानी आर एच पॉजिटिव में आर एच एंटीजन तो मिलेगा ही नहीं, एंटीबॉडी तो मिलेगा ही नहीं। और आर एच निगेटिव में तब आर एच एंटीबॉडी मिलना चाहिए था, लेकिन हमने सीधी लाइन लिख दी कि बाय बर्थ बोथ द पर्सन हु आर आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव they will both lack antibody concerned with RH। यानी कोई व्यक्ति चाहे आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो चाहे आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप का हो, उसके शरीर में आर एच एंटीबॉडी का स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से बाय बर्थ अभाव रहेगा। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन समझो भाई थोड़ा सा और। आर एच पॉजिटिव एंटीजन, आर एच निगेटिव, क्या ये एंटीजन है? ये एंटीजन के न होने की स्थिति है, एंटीजन के न होने की स्थिति है। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी आर एच है। हमने कहा था स्मॉल केस में लिख देते हैं अपनी समझ के लिए। तो अगर किसी के ब्लड ग्रुप में आर एच पॉजिटिव है तो उसमें तो एंटीबॉडी होएगी ही नहीं। क्या ए एंटीजन में ए एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। और आर एच निगेटिव एब्सेंस ऑफ एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है ये, तो इसकी तो कोई एंटीबॉडी होएगी नहीं। जब कोई एंटीजन ही नहीं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी कहां से? तो बाई बर्थ आर एच पॉजिटिव वाले में आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी, और आर एच निगेटिव वाले में भी आर एच एंटीबॉडी बाई बर्थ नहीं होगी। अच्छा, अब ये बताओ, जब हमारे शरीर में रोग जाते हैं तो अपने साथ एंटीजन ले जाते हैं। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना का वायरस शरीर में गया, कोरोना वायरस का एंटीजन गया, उसके शरीर में, हमारे शरीर में क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दी। ये होता है। अगर कोई एंटीजन ऐसा है जो हमारे शरीर में नहीं है और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देती है। तो अब आर एच निगेटिव में आर एच एंटीजन का अभाव है। जब हम इस आर एच निगेटिव पर्सन को आर एच पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो देखो ये एंटीजन है, ये क्या है, ये एंटीजन है। क्या है? आर एच पॉजिटिव। जैसे हम कहें कि ए पॉजिटिव का ब्लड हम ए निगेटिव में डाल दें, ये ए पॉजिटिव है,
और वो ए निगेटिव है, हम ए पॉजिटिव में ए निगेटिव में ए पॉजिटिव का ब्लड डालते हैं तो इसमें RH एंटीजन तो है नहीं, निगेटिव है। ए पॉजिटिव यानी RH एंटीजन जो ए के साथ है यहाँ पहुंच गया। जब डोनेट किया तो ए निगेटिव में क्योंकि एंटीजन नहीं है और ये नया एंटीजन गया, इसलिए ए निगेटिव में प्रतिक्रिया होगी और इसके शरीर में एंटीबॉडी RH बन जाएगी। यानी फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद एंटीबॉडी विल बी फॉर्म्ड इन द रिसिपिएंट हु इज ए निगेटिव। अब एंटीबॉडी बन गई और मान लो दोबारा कभी चोट लगी, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी और फिर हमने इसको ए पॉजिटिव का ब्लड यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो पहली बार जो एंटीबॉडी बने थे वो क्लम्पिंग कर देंगे और डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा हो? RH को लेकर के प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। इसीलिए ब्लड ग्रुप सिमिलर रहने पर, जैसे जब कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि भाई 8 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और O, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली डेथ काफी हद तक रुक गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो 1936-37 के आसपास जो क्लियर हुई जाकर के 1940 में यह समझ में आया कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने बताया कि एक नए तरीके का एंटीजन होता है RH, जो कुछ लोगों पर हो सकता है, कुछ पर नहीं होता है। लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कैरी RH एंटीजन, यानी हम में से ज्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग RH निगेटिव होते हैं। तो अगर RH निगेटिव में RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो पहले डोनेशन में तो जिंदगी बच जाती है, लेकिन पहले डोनेशन के बाद बन जाती है एंटीबॉडी किसके शरीर में? निगेटिव वाले, जिसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया है। और अगर दोबारा वही एंटीजन फिर से, वही ब्लड फिर से डाल दिया, यानी RH निगेटिव वाले को दोबारा अगर हमने वही ब्लड ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। आओ वापस चार्ट पर चला जाए जरा। ये RH factor, rhesus factor is an antigen found on the surface of RBC. RH factor determines whether blood type is positive or negative. ये हमने कहा था, अगर RH मौजूद है तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव, और अगर निगेटिव है, नहीं है, तो उसको निगेटिव कहोगे। 4 केस होते हैं। अगर ए पॉजिटिव को ब्लड दे, ए पॉजिटिव एक व्यक्ति है यानी उस पर एंटीजन ए है और RH एंटीजन भी है, यानी, और दूसरा ए पॉजिटिव व्यक्ति आ रहा है, इसमें भी ए एंटीजन है और RH एंटीजन है, इसमें भी एंटीबॉडी ए नहीं, इसमें भी नहीं, ये ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, खट्टा से हो जाएगा, सेफ हो गया। अगर कोई निगेटिव किसी निगेटिव को दे दे, ए निगेटिव को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ए एंटीजन है और दोनों में RH एंटीजन नहीं है, तो कॉम्पेटेबल है। कोई ए निगेटिव किसी ए पॉजिटिव को देते हैं, तो देखो ए तो मैच कर गया, निगेटिव का मतलब है यहाँ RH एंटीजन नहीं है। जब नहीं जा रहा है एंटीजन, तो क्या इसमें एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। सबसे खतरा कहाँ है? जब कोई पॉजिटिव किसी निगेटिव को दे दे, कोई व्यक्ति ए निगेटिव है, उसको ए पॉजिटिव डोनर हो, बी निगेटिव है, बी पॉजिटिव डोनर हो जाए, ए बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव डोनर हो जाए, ओ निगेटिव है, ओ पॉजिटिव डोनर हो जाए, तो पहली बार जब कोई ए जो है पॉजिटिव निगेटिव को देगा, तो यहाँ पर बाई बर्थ तो एंटीजन है नहीं, इसलिए पहली बार तो कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए कोई खतरा नहीं। लेकिन जब पहली बार ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उसके बाद खतरा कहाँ पर आएगा? पहले ट्रांसफ्यूजन, अगर पहली बार किसी पॉजिटिव ने किसी निगेटिव को पहला ब्लड दिया, तो पहले ट्रांसफ्यूजन के बाद इसके शरीर में, यानी जो एक्सेप्टर है, एंटीबॉडी बन जाएंगे, और सेकंड ट्रांसफ्यूजन पर जो पहले डोनेशन के बाद या रिसीव करने के बाद जो एंटीबॉडी बने थे, वो एंटीजन को क्लम्प कर देंगे किसके शरीर में? एक्सेप्टर के शरीर में, और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्लड टेस्टिंग करते समय हमेशा ध्यान दिया जाता है कि एक्सेप्टर अगर निगेटिव हो तो उसको डोनर पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज राउंड हो सकता है, पॉजिटिव को निगेटिव दे सकता है, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की चीज आप लोग क्लियर हो गए होगी, क्योंकि इसी RH फैक्टर को लेकर के एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसको
हेमोलिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, या जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। ये एक सीवियर कंडीशन होती है, ये एक सीवियर कंडीशन होती है। आओ देखा जाए इसको। ये तब होता है जब मदर और फादर के, यानी जो एक्सपेक्टेंट मदर फादर हैं, उनके आरएस ग्रुप मैच नहीं करते। ये देखो फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड बच्चा, या कह सकते हो फीटस है, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको भ्रूण कहते हो, फीटस कहते हो। तो चाइल्ड की जगह फीटस ही लिख दो, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा टेक्निकली। ये फीटस है। अगर पिता आरएच पॉजिटिव है, माँ आरएच पॉजिटिव होगी। मान लो दोनों ही आरएच पॉजिटिव है। आरएच का जीन हमने क्या कहा था भाई, क्रोमोसोम से चलता है। आरएच जीन जो होता है क्रोमोसोम से चलता है, क्रोमोसोम 1 से। और आरएच पॉजिटिव जीन जो होता है आरएच निगेटिव पर डोमिनेंट होता है। यानी अगर दोनों हमारे मम्मी पापा मान लो दोनों आरएच पॉजिटिव है, तो आरएच जीन ही हमारे में आएगा। ऑफ कोर्स दो जीन है, दोनों एक जीन की दो प्रतियां आती हैं, एक मदर से एक फादर से। तो अगर हमारे पेरेंट्स दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे में आरएच दोनों पॉजिटिव है, तो हम आरएच पॉजिटिव होंगे। और मान लो कोई एक ऐसा है जिसके मम्मी और पापा दोनों आरएच निगेटिव हो, तो उसके बॉडी में दोनों ही निगेटिव जीन्स आ जाएंगे, आरएच को लेकर के वो निगेटिव हो जाएगा। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पेरेंट पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, माँ पॉजिटिव हो पिता निगेटिव हो, या माँ निगेटिव हो फादर पॉजिटिव हो। तो बच्चे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जीन जाएगा। जब दोनों जीन एक जैसे होंगे तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन जब एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, तो जो पॉजिटिव जीन होता है निगेटिव पर डोमिनेट कर जाता है, निगेटिव पर डोमिनेट कर जाता है। जैसे हमारी मदर फादर दोनों की आंखें भूरी, हमारी आंखें भूरी हो गई। किसी के मम्मी पापा की आंखें नीली, उसकी आंखें नीली हो गई। एक भूरी आंख वाले एक नीली आंख वाले की शादी हो गई। बच्चे में एक जीन भूरी आंख वाला चला गया, एक नीली आंख वाला चला गया। तो बच्चे की एक आंख नीली एक आंख भूरी होना नहीं है ना आधी आंख नीली आधी आंख भूरी, ऐसा भी नहीं होना है। बच्चे की आंख या तो भूरी होगी तो नीली होगी। तो जो डोमिनेटिंग जीन है उसी का ट्रेट उभर के आ जाता है। मान लो कि भूरा रंग जो है नीले पर प्रभावी हुआ, अब भूरी हो जाएगी। जब भी कभी पेरेंट्स में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो बच्चा, ये जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, मदर फादर दोनों में से एक निगेटिव पॉजिटिव दो तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पिता भी तो पॉजिटिव हो सकता है। बच्चा क्या होगा, आरएच पॉजिटिव। याद रखने की बात, मम्मी को पकड़ा जाता है, बच्चे को पकड़ा जाता है। माँ पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव ठीक, माँ निगेटिव बच्चा निगेटिव ठीक, माँ पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव ठीक। यहाँ माँ निगेटिव बच्चा पॉजिटिव, अकेली स्थिति बनेगी। जब फादर आरएच पॉजिटिव हो मदर आरएच निगेटिव हो, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। पहली प्रेगनेंसी है तो ठीक है, बच्चा सेफली पैदा हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है देखो, ये क्या है, ये गर्भाशय है, वूम। इसमें ये क्या है, फीटस है। और ये क्या है, प्लेसेंटा, जिसको हम नाभि नाल बोलते हैं। तो नवजात बच्चों को देखा होगा, उनकी नाभि से एक नली निकली रहती है,
बच्चे जब तक 9 महीने तक माँ के पेट में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं, वूम में रहते हैं, तब तक ये जो नली है माँ के गर्भाशय की दीवार से जुड़ी रहती है और बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं बाय ब्लड। ऐसे ही होता है। जब पैदा होता है तो ये नली टूटती है। जब ये नली टूटती है या डॉक्टर इसको काटते हैं, तब पहली बार माँ और बच्चे का ब्लड एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ठीक। माँ आर एच निगेटिव है, बच्चा आर एच पॉजिटिव है। जब तक बच्चा पेट में था, वूम में था, गर्भाशय में था, तब तक ठीक। जब डिलीवरी होने लगी और वो उम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा टूटा, ऐसे यूं करके टूटा, तो बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से मिला पहली बार। और क्योंकि ये एंटीजन है, ये एंटीजन नहीं है, यहां पर क्या होगा, अब आर एच एंटीबॉडी बन जाएंगे। एक बच्चा यूजली सेफ हो जाता है। कोई और दूसरा कारण हो जाए नहीं कह सकते, लेकिन यूजली आर एच कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हेमोलिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, इस डिजीज को कहते हैं, अभी आगे नाम आपको मिल जाएगा उसका। इसमें यूजली पहला बच्चा सेफ होता है। पहली डिलीवरी के बाद माँ के शरीर में आर एच एंटीबॉडी बन गए। अब ये क्योंकि हस्बैंड है और ये आर एच पॉजिटिव है और माँ आर एच निगेटिव है, जब अगली बच्चा आएगा यानी जब अगली प्रेगनेंसी होगी, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो बच्चा फिर आर एच पॉजिटिव होगा। लेकिन अब देखो माँ के शरीर में एंटीबॉडी हैं, और ये जो एंटीबॉडी हैं, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर चले जाएंगे और तब बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हेमोलिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूबॉर्न इसको कहते हैं। इसको जो है इसी तरीके से जाना जाता है। देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ऑल्सो नोन एज हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहले इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन वो आखिर जो बॉडी में बन रहा है वो क्या है? एक तरीके का एंटीबॉडी है। तो कुछ लोगों के बॉडी में नेचुरली उस एंटीबॉडी को जो है न्यूट्रल करने की क्षमता पाई। कुछ लोगों के बॉडी में उस एंटीबॉडी को न्यूट्रल करने की क्षमता पाई गई। पहली बार ऐसी क्षमता कहाँ पाई गई? ये एक डोनर है, इनका नाम है जेम्स हैरिसन। इनको मैन ऑफ द गोल्डन आर्म कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 1713 टाइम्स प्लाज्मा डोनेट किया। क्यों? क्योंकि मां के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी को रोकने के लिए जो एंटीजन होता है, वो कह सकते हो जो है वो आरएसडी एंटीजन होता है। ठीक है, मतलब माँ जो है डिलीवरी दे दी, माँ की डिलीवरी हो गई। हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने कहा था कि अगर बच्चे के शरीर में आरएच पॉजिटिव एंटीजन है तो माँ में एंटीबॉडी बनेंगे। तो प्राकृतिक रूप से इन जेम्स हैरिसन में, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1713 बार ब्लड डोनेट किया। इनके बॉडी में एंटी जो है एंटी डी जो है इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। अब तो ये बनने लगे हैं, बनाए जाने लगे हैं, लेकिन ये एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन थे। और जब इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, कब? या तो मान लो कि पहला बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के पैदा होने के 24 से 72 घंटे के भीतर भीतर इंजेक्शन दे दी जाए, और या डिलीवरी के 28वें से 32वें हफ्ते के भीतर भीतर, यानी 36 हफ्ते की अक्सर प्रेगनेंसी होती है, उससे 4 हफ्ता पहले, 4 वीक्स पहले, 28 से 32 हफ्ते के भीतर भीतर अगर जो माँ है, अगर वो आर एच निगेटिव है और फादर अगर आर एच पॉजिटिव है, तो बच्चे सही ढंग से पैदा हो, इसलिए उसको एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दे दिया जाता है। और यह जन्म के ठीक बाद जो है 28 जो कह सकते हो पहले 72 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाता है। और जब दोबारा कंसीव करती है तो दोबारा, यानी हर बार जो कंसीव करेगी, गर्भ धारण करेगी,
तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन को बचाने के लिए एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप के बारे में जो हमने भी जानकारी दी वो पूरी समझ में आ गई होगी। हाल समय में दो चीजों की और चर्चा हो रही है। एक हो रही बॉम्बे ब्लड ग्रुप की और दूसरी चर्चा होती है गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब देखो, अभी हम लोगों ने बात किया था कि एबीओ जो टाइप होती है उसमें ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है और ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। यही तो बात हुई थी। लेकिन होता क्या है कि जो एबीओ ब्लड टाइप है उसमें ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके ऊपर एच एंटीजन होता है। उन पर एच एंटीजन पाया जाता है, एच। ठीक। सामान्य जब हम लोग ब्लड परीक्षण करते हैं तो एच एंटीजन का कोई रोल नहीं होता, तो हम ए और बी एंटीजन से सब डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर पाया जाने वाला एच एंटीजन गायब हो जाता है, यानी एच एंटीजन नहीं होता। एच एंटीजन नहीं होता। तो अब मान लो कि ये एक व्यक्ति है, तो अब उसका जब ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड टेस्ट ए और बी एंटीजन से ही होता है, एच एंटीजन से तो नहीं करते ना। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, ए और बी एंटीबॉडी को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन है। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर एच एंटीजन पाया जाता है ब्लड टेस्ट में वो ओ ब्लड ग्रुप समझ में आते हैं, और जिन पर एच एंटीजन नहीं पाया जाता वो भी ब्लड ग्रुप में ओ ही समझ में आते हैं। तो सामान्य ब्लड ग्रुप में क्या होगा, दोनों ओ आएंगे। जब हम इसको ये ब्लड ग्रुप दे देंगे, अब ये देखो इसके ऊपर ओ एच एंटीजन नहीं है और इसके ऊपर एंटीजन है, तो इसके शरीर में एच को लेकर के जो एंटीबॉडी होंगे वो इसको क्लम्प कर देंगे, यानी इसकी डेथ हो जाएगी। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक बड़ा ही रेयर ब्लड ग्रुप है भाई। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बड़ा ही रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इसको बॉम्बे में सबसे पहले खोजा गया था 1950 के आसपास। डॉक्टर वाई एम भेंडे ने इसको खोजा था। क्योंकि बॉम्बे में खोजा गया था इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। पूरी दुनिया में बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले कुछ हजार लोग ही हैं। ये लोग एक दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं, यानी अगर इनको ये किसी को ब्लड दे दे, लेकिन आपस में जब ये ब्लड डोनेट करते हैं तो ये आपस में ही कर सकते हैं, यानी और जो ऑर्डिनरी एबीओ वाले हैं उनसे नहीं ले सकते। ठीक। गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले जिनके तो पूरी दुनिया में कुल 50 लोग हैं, वो आरएच नल होते हैं, आरएच नल होते हैं, और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप से भी रेयर होते हैं, और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर भी रिएक्ट कर जाते हैं। यानी इन 50 लोगों में अगर कभी ब्लड की जरूरत हुई तो ये 50 लोग आपस में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बाकी आपस में। हाँ, ये दुनिया के किसी भी लोग को दे सकते हैं। देखो अंतर समझो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में आरएच एंटीजन होता है, आरएच फैक्टर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव निगेटिव होंगे। लेकिन ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है इसमें आरएच नहीं होता, इसमें आरएच नहीं होता, और इसीलिए बहुत ही रेयर हो जाता है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, इसी को गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हम लोगों का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने एबीओ टाइपोलॉजी को देखा, एबीओ ब्लड ग्रुप को देखा, आरएच ब्लड ग्रुप को देखा और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को देखा, ये आप लोगों को समझ में आया। इसमें अगर और कोई एक्सप्लेनर की जरूरत हो तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो को लोड करने के पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। आज के लिए इतना ही। अगली बार जब तक हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।